नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज का आज हम 53वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं और इन क्वेश्चंस को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं और आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाता है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? यानी राज्य सरकार को अनुमति देता है। राज्य का मतलब यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से है। तो राज्यों को अनुमति देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कोई विशेष प्रावधान करे, विशेष कानून बना सकता है। ये अधिकार राज्यों को है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 15 के तहत। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 15 का जो तीसरा वाला पार्ट है, ये वाला एग्जैक्ट आंसर इसका ये होगा 15(3). ये कहता है जो आपके राज्य हैं वो विशेष कानून बना सकते हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और इस अनुच्छेद के तहत जो वो कानून बनाएंगे वो संवैधानिक माने जाएंगे। तो इसको आपने याद करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपसे एक पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं कि घटना कब हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे, किस किस को फांसी हुई, वो सारी बातें। काकोरी घटना आपके 1925 में होती है और इसमें शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आपका HRA है, इसके लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं काकोरी कांड को लेकर। सारे जो आपका पूरा घटनाक्रम है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा काकोरी से जुड़ा हुआ। देखिए, घटना होती है 9 अगस्त 1925 को। इस दिन सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक जगह पर लूट लिया गया। क्रांतिकारियों ने जो खजाना यहां पर जा रहा था ट्रेन से सहारनपुर से लखनऊ, इसको लूट लिया और इसी को कहते हैं काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड। ये खजाना लूटने का जो विचार था ये राम प्रसाद बिस्मिल का था। ये क्वेश्चन भी आता है और हमने पढ़ा है HRA की स्थापना 1924 में होती है। सचिंद्र सन्याल इसके संस्थापक थे और उनके साथ सहयोगी में कई सारे लोग थे, जिसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। तो खजाना लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। इस घटना के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जो इस कांड में शामिल थे उन सबको फांसी की सजा दी जाती है 1927 में गोरखपुर जेल में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस जेल में दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को? 1927 में गोरखपुर में, और इनके साथियों को भी। राम प्रसाद बिस्मिल एक फेमस स्टेटमेंट देते हुए फांसी के पंधे पर चढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, और ये कहकर वो लटक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ये कथन किसका था। इनके साथ साथ और किन किन को फांसी दी गई? इनके साथी थे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान। तो काकोरी षड्यंत्र केस में इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। जो अशफाक उल्लाह खान थे, इनको भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले मुसलमान के रूप में भी जाना जाता है। तो एक और क्वेश्चन आपका यहां पर क्रिएट हो गया। और जो सचिंद्र सन्याल थे, जो HRA के मुख्य संस्थापक थे, उनको उम्र कैद की सजा यहां पर दी जाती है। तो ये पूरा काकोरी घटनाक्रम इस एक क्वेश्चन से आपका हमने यहां पर क्लियर किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणीयता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो देखिए, जो यह नीति थी इसे अपनाता है एलन ब्रो, और एलन ब्रो इसे अपनाता है अफगानिस्तान के खिलाफ। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एलन ब्रो की बात करें, एलन ब्रो 1842 से लेकर 1844 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है, और इसी दौरान जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध था वो समाप्त होता है। इस युद्ध के दौरान यह एक नीति अपनाता है जिसे कुशल आक्रमणीयता की नीति कहा जाता है।
तो किसने अपनाई? एलन ब्रो ने। किसके खिलाफ अपनाई? अफगानिस्तान के खिलाफ। इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, अफगानिस्तान के ही खिलाफ एक और नीति अपनाई थी, कुशल निष्क्रियता की नीति, वो अपनाई थी जॉन लॉरेंस ने, उसको भी याद करना। जॉन लॉरेंस के शासनकाल में अफगानिस्तान के संबंध में एक नीति अपनाई गई, अहस्तक्षेप की नीति, और उस नीति को कुशल निष्क्रियता या शानदार निष्क्रियता बोला गया। तो वो पूछेगा तो आप कहेंगे जॉन लॉरेंस, और कुशल आक्रमणीयता की नीति पूछेगा तो आप एलन ब्रो को कहेंगे। दोनों नीतियां अफगानिस्तान के लिए संदर्भित थी, ठीक है। किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह होता है आपका लॉर्ड रिपन के शासन काल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देखते हैं। देखिए, रिपन जो था यह एक बिल लेकर आया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल 1883 में लाया गया। इस बिल में यह प्रावधान किया गया, यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश भी सुनवाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई ब्रिटिश अपराधी है तो उसको सजा देने का अधिकार किसको दे दिया? भारतीय जज को दे दिया। तो गोरों ने इसका विरोध करना था, अंग्रेजों ने इसका विरोध करना था। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि कैसे कोई भारतीय हमारी सुनवाई कर सकता है। तो अंग्रेजों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया और अंततः इस बिल को रिपन के द्वारा वापस लेना पड़ा। इस बिल के विरुद्ध में जो विद्रोह किया अंग्रेजों ने, उसी को श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो श्वेत विद्रोह किसके खिलाफ था? इल्बर्ट बिल के। इल्बर्ट बिल कौन लाया? रिपन लाया। कब लाया? 83 में लाया, ठीक है। रिपन से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी हैं, इनको देखते हैं। पहला, रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया 1882 में। इस एक्ट को लाया कौन था? क्योंकि इसने तो खत्म किया, लाया था लिटन, इसने खत्म किया जिसका नाम था रिपन। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी, यह भी पूछा जाता है किसके काल में इसकी शुरुआत हुई? रिपन के काल में। शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर आयोग का गठन इसी ने किया था। 2 हंटर आयोग बनते हैं, एक बनता है जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो हत्याकांड हुआ था, और एक शैक्षिक सुधारों के लिए। तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए बना था आपका 1919 में, जो चेम्सफोर्ड ने बनाया, और ये जो हंटर आयोग बना था ये रिपन ने बनाया था शैक्षिक सुधारों के लिए। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत भी रिपन के द्वारा की जाती है। पहला कारखाना अधिनियम ये 1881 में आया रिपन के शासनकाल में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया है कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया और किसके काल में आया। तो ये आपके रिपन के काल में 1881 में आया। रिपन ने कई सारे अच्छे काम किए भारत के लिए, जैसे उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी, शिक्षा पर ध्यान दिया, जनगणना की शुरुआत कर दी, पहला कारखाना अधिनियम लाके कई सारे नियम वहां पर डिसाइड कर दिए कि आप 7 साल से कम के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। इस तरीके के अनेक अच्छे काम किए, जिस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। इसको भी याद करना है, ठीक है। तो रिपन को लेकर भी हमने पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं यहीं पर क्लियर कर लिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को अर्गिम संविदा यानी पेशगी देते थे, उसके रूप में एक धनराशि दी जाती थी, यानी एडवांस देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो जो ब्रिटिश व्यापारी होते थे वो भारतीय के जो कारीगर होते थे, शिल्पकर्मी होते थे, उनको एक एडवांस देते थे और इस प्रथा को बोला जाता था ददनी प्रथा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे अब पेपर में पूछे जाने लगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? देखिए, पहला ही वाला आप पहचान जाएंगे, प्रार्थना समाज 1865 में नहीं 1867 में बना था। बाकी सत्यशोधक समाज 73 में बना, आर्य समाज 75 में बना और रामकृष्ण मिशन आपके 97 में बना। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। कांग्रेस अपनी शर्तें पहले उसने रख दी थी ब्रिटिश के सामने कि आप पहले हमारी शर्तें माने, फिर हम युद्ध में आपका समर्थन करेंगे। अंग्रेजों ने शर्तें नहीं मानी और भारत को युद्ध में शामिल कर दिया।
जिसके विरोध में जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, कांग्रेस 8 प्रदेशों में अपनी सरकार बनाती है, कांग्रेस सारे पदों से इस्तीफा दे देती है 22 दिसंबर 1939 को, और इसी दिन को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको आपने याद करना। ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, डेट सेम रहेगी। क्वेश्चन आता है भारत को विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा कब दिया, तो आप कहेंगे 22 दिसंबर 1939, और इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था। तो द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनस कार्टियस को माना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, दो अधिनियम याद करने, एक 1919 का अधिनियम और एक 1935 का। 1919 वाला जब उस समय वाइसरॉय था चेम्सफोर्ड, भारत सचिव था मॉन्टेग्यू, इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई। तो क्वेश्चन आएगा प्रांतों में कब शुरू किया, 1919 का अधिनियम, जिसका अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, और द्वैध शासन प्रणाली का जनक हमने ऊपर देखा लियोनस कार्टियस। ठीक है, इसके बाद अगला अधिनियम आता है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन केंद्र में शुरू होता है, प्रांत में खत्म होता है। तो प्रांतों में कब शुरू किया, 1919 के तहत, प्रांतों में कब खत्म किया, 1935 के तहत, केंद्र में कब शुरू किया, 1935 के तहत। ये तीन क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, सबसे सूखा रेगिस्तान जहां पर बारिश बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होती है, सबसे शुष्क, ये माना जाता है आटाकामा रेगिस्तान को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आटाकामा रेगिस्तान आपके चिली में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहां पर पूरे साल में अगर हम एवरेज बारिश की बात करें तो 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहां पर होती है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, कहां है आटाकामा, आपके चिली में पड़ता है। ठीक है, इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, इरूला जनजाति की बात करें, जनजातियों को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जनजाति कहां की निवासी है। तो इरूला जनजाति की बात करें, ये तमिलनाडु के निवासी हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कहां पाई जाती है इरूला जनजाति, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है नाजका प्लेट किस के मध्य में स्थित है। तो देखिए, कुछ दिन पहले हमने विभिन्न प्लेटों के बारे में डिटेल में बात करी थी, ऐसे ही किसी वीडियो में। नाजका प्लेट आपके दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला। तो देखिए, जो जीआई टैग होता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ये टैग मिला था। पहला भारतीय उत्पाद वो थी दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था, और यह पहला उत्पाद बना था भारत का जिसको यह टैग दिया गया था। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां आपके मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, और इन पहाड़ियों में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है महादेव पर्वत, और इस पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ी, और यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा कहां है, एमपी में, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, धूपगढ़ी। कौन से पहाड़ में आती है, महादेव पर्वत में आती है। एक तो आपको यह याद करना है। अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनका सर्वोच्च शिखर है आपका गुरु शिखर। अमरकंटक की बात करें तो जो आपका मैकॉल पहाड़ियां हैं, इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। और महेंद्रगिरी की बात करें तो आंध्र और उड़ीसा का जो तटीय भाग है उसे हम महेंद्रगिरी कहते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना होती है 1936 में, और इसे स्थापित किया जाता है हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। यदि केंद्रीय बैंक के द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा। देखिए, रेपो दर में अगर वृद्धि की जाती है तो आपको अब ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा यानी कि बैंक के पास अब ज्यादा पैसा जाएगा और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो मुद्रा प्रसार में
कमी आ जाएगी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, कुछ दिन पहले हमने हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर विभिन्न राज्यों के नृत्यों को लेकर के, लोक नृत्यों को लेकर के एक अलग सा वीडियो कवर किया था, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो नृत्य भी पूछे जाते हैं जो आपके फोक डांसेस होते हैं, तो आप उसको यहां से कवर कर सकते हैं। मुखौटा नृत्य की बात करें, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है UNSC, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सुरक्षा परिषद। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें टोटल होते हैं 15 देश। इन 15 देशों में से 10 होते हैं टेम्पररी, जिनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है, और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं। और ये कौन कौन से देश हैं? 5। एक है आपका अमेरिका, एक है फ्रांस, एक है रूस, एक आपका चीन और एक आपका ब्रिटेन, यानी जर्मनी इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो नटराज की जो फेमस मूर्ति है ये आपके चोल कला से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो मुगल शासन काल में मदद ए मास ये आपके जो विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? तो 1857 की क्रांति के बारे में कि यह एक हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था, किसने कहा था? आउटरम और टेलर ने कहा था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कथन हैं, उनको देखते हैं। हर बार हम इनको रिवाइज करते हुए चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की किताब है कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, किसके ऊपर लिखी गई है? 57 की क्रांति के ऊपर, और इस पर लिखी गई ये भारत की पहली किताब मानी जाती है जो भारतीय भाषा में लिखी गई। तो इस किताब को भी पेपर में पूछा जाता है। कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट किसकी किताब है? सर सैयद अहमद खान की है। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अपनी किताब है इनकी एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये किताब इन्होंने कब लिखी थी? 1907 में लिखी थी। इसको भी याद करना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र किसने कहा? तो अभी हमने देखा ना, आउटरम और टेलर, इन्होंने इसे षड्यंत्र कहा हिंदू और मुस्लिमों का। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? R.C. मजूमदार ने कहा। 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था, ये कहा था T.R. होम्स ने। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ये कहा L.E.R. रीस ने। तो ये कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? काफी फेमस अधिवेशन है सूरत अधिवेशन। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? अभ्युदय पत्र की बात करें, कुछ दिन पहले हमने एक पत्र देखा था, आपको याद होगा, लीडर समाचार पत्र। लीडर समाचार पत्र आया था 1910 में। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि इसके साथ साथ एक और पत्र याद कर लीजिए, अभ्युदय पत्र। ये भी किसका है? मदन मोहन मालवीय का पत्र है। ये 1907 में आया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान, 3 पत्रों को याद कर लीजिए, तीनों मदन मोहन मालवीय के हैं। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है?
तो भारतीय क्रांति की माँ ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। क्वेश्चन एक और आता है इनको लेकर कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था और खासकर विदेश में, तो वो थी मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में तिरंगा फहराया था और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी थी भारत की। ठीक है। मुगल सैन्य विभाग में अहदीस क्या था? तो देखिए, मुगल सैन्य विभाग में अहदीस जो होते थे उच्च वर्ग के जो घुड़सवार होते थे उनको कहा जाता था। ये क्वेश्चन यूके पीएससी के द्वारा आपसे पेपर में पूछा गया था। जो अहदीस होते थे क्या होते थे? उच्च वर्ग के घुड़सवार। देखिए, साधारण घुड़सवार नहीं, जो उच्च वर्ग के होते थे, जो अच्छे प्रशिक्षित घुड़सवार होते थे उनको कहा जाता था। इनका वेतन भी अलग से दिया जाता था और जो साधारण वाले घुड़सवार होते थे वो मनसबदारों के अधीन होते थे। लेकिन जो आपके अहदीस होते थे ये डायरेक्ट सुल्तान या जो शासक होता था उस समय उसके अधीन होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र ये आपके वर्तमान में झारखंड में आता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र को 1964 में यूएसएसआर यानी वर्तमान के रशिया की मदद से स्थापित किया गया था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, इसका ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज और आज हमने इसका 53वां पार्ट यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।